Hello everyone, this is Sandeep Singh and welcome back once again in your favorite channel Class 12th by Unacademy। अगेन मैं आपके साथ मिलने आ चुका हूं और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक और बेहतरीन से टॉपिक की। मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर्स की कौन सी वो हैबिट्स हैं जो कि उसे टॉपर बनाती है। जी हां, अल्टीमेटली हमें पता है ना कि अगर हमने कभी कहीं पर भी ऐसी कंडीशंस देख ली कि भाई कौन से ऐसे पथ था जिसको फॉलो करके कोई विजयी हुआ है, अगर हमने भी वो पथ फॉलो कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है हम भी विजयी होंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए ना आज डिस्कस करते हैं हम कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि टॉपर को टॉपर की श्रेणी में लेकर के जाती है। क्या वो पहले से ही टॉपर होते हैं या फिर उनकी कुछ आदतें हैं जो कि उनको टॉपर बनाती है। तो एक एक करके हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आई नो कि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, आपके प्री बोर्ड्स हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है, आपके फाइनल एग्जामिनेशंस का भी प्रेशर अब आपके सामने आना शुरू हो चुका है। तो मैं बहुत सारा समय नहीं लेने वाला हूं, बहुत ही कम समय में आपको समझाने वाला हूं कि कौन कौन से गुड हैबिट्स हैं जो कि हमें एक बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं हैबिट की, फोकस होना। ऑलराइट, फोकस होने का मतलब क्या? भाई टॉपर्स जो होते हैं वो फोकस होते हैं। फोकस होने का मतलब जैसा कि आपने सुना है ना, हमारे महाभारत काल से कहा जाता है कि अर्जुन को है ना सिर्फ आंख दिखती है, उसको बाहरी कोई चीज नहीं दिखती। मतलब साधक को हमेशा वो निशाना दिखता है जहां पर उसे निशाना लगाना है, बाकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यही काम हमें भी करना होता है, यही काम टॉपर्स भी करते हैं कि उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य दिख रहा होता है, उसके अलावा उनको बाकी बाहरी दुनिया की चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखती। मतलब वो डेविएट नहीं होते, वो इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया, इन सारी बातों में नहीं बह जाते। इसमें भी नहीं बहते कि भैया अभी ये वाली बुक्स आ गई तो उसके क्वेश्चंस करने लगे, किसी दोस्त ने बताया अरे भाई वो वाली किताब मैं कर रहा हूं उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे तो वो करने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल टारगेटेड है, वो बिल्कुल फिक्स है, फोकस्ड है। जिस रास्ते पे जाना है वो पहले से उनको क्लियर है, मुझे इसी रास्ते पर जाना है और वो उसी रास्ते से चल करके जाएंगे। ऑलरेडी आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, तो बोर्ड का जो एक डेकोरम होता है, एक उसका जो प्रेशर होता है, वो तो अब एटलीस्ट आपके पास में नहीं है। अब है आपके पास सिलेबस का बर्डन, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा होता है 10th के कंपैरिजन में 12th में। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे भाई, पहली चीज मैंने आपको बताई कि हमेशा ही फोकस्ड होते हैं। अब ये बहुत सारा कंटेंट कैसे कवर अप होगा, तो उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप फोकस्ड है ना, अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो ही फोकस्ड हो सकते हैं। तो मतलब फोकस्ड होना है तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने अंदर, और डिसिप्लिन्ड होने के लिए आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अब टाइम मैनेज करने से क्या मतलब है? क्या सिर्फ और सिर्फ वो 3 घंटे से मतलब है जो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ करके ऑन टेबल करते हैं? नहीं, रेगुलर हैबिट्स, मैं बात ही कर रहा हूं हैबिट की, रोज के अपने रोज जो भी आप काम करते हो उन सभी चीजों के टाइम मैनेजमेंट्स है, वो प्रॉपरली होने चाहिए। उसका एग्जीक्यूशन लेवल अप होगा, उसकी जो एक्यूरेसी लेवल होगी वो बढ़नी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट से मतलब है आपके डेली रूटीन्स, मतलब जो रेगुलर आपकी एक्टिविटीज है उसके लिए टाइम, आप स्कूल जाते हो, आप क्लासेस अटेंड करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, है ना, होमवर्क्स भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट है, फाइल है, ये वो, इसको मैं होमवर्क की कैटेगरी में रखता हूं। ये सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन सी प्लानिंग चाहिए जो कि कहीं लिख करके नहीं होती। मैं खुद ही कहता हूं कि अगर आपको है ना टाइम टेबल फॉलो करना है तो टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि अगर टाइम टेबल फॉलो करने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया ना तो वो फॉलो नहीं होगी। इसलिए रोज के टारगेट आपके ब्रेन में सेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में उठते से ही आज का दिन क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला, सेट है, उसी के अकॉर्डिंगली पूरा डे एग्जीक्यूट होगा। यह है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब थोड़े से टाइम मैनेजमेंट के दूसरे सेगमेंट में भी आते हैं। ये तो ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए हमने टाइम मैनेज कर लिया, लेकिन अब जब उनकी हम बात करते हैं टॉपर्स की, तो देखो ना उनके रिवीजन का एक पैटर्न है। तो अगला पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि उनका रिवीजन का प्रॉपर प्लान है, हर सब्जेक्ट वाइज उनका प्लान है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स के वाइज प्लान है, सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स है उनका वेटेज वाइज प्लान है। ये सब तरीके से वो प्लान करके बैठे हुए हैं। अब इसके लिए वो उन्होंने अलग से टाइम नहीं दिया कि अरे यार बैठ करके आज प्लानिंग करें, नहीं,
वो पढ़ते पढ़ते आपको खुद समझ, देखो अब मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, जो चैप्टर आपको अच्छे से बनता है ना, वो चैप्टर आप जब भी करते हो आपको समझ में आता है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला जो सेगमेंट है ना, इस पे घुमा करके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये बात आपको कब आती है? जब आप पढ़ते हो तब। तो मतलब कॉन्फिडेंस जो आना है वो यहीं से आना, प्रैक्टिस से। तो उनका तीसरा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है रिवीजन। वो प्लान करके रिवीजन करते हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन करते हैं। इसके बाद जब रिवीजन हो गया तब बारी आती है टेस्ट। तो चौथा पार्ट है टेस्ट। फाइनल एग्जाम के टेस्ट के लिए, स्कूल में होने वाले टेस्ट के लिए वो इंतजार नहीं करते, वो छोटे छोटे टेस्ट खुद से दे रहे होते, जिसमें अनअकैडमी भी आपकी मदद कर रही है। अल्टीमेटली हमारे पास से भी आपको वीकली टेस्ट अवेलेबल कराया जाते हैं। इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने की यहां पर आजादी है। इसी तरीके से वो अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद उसका सेल्फ एनालिसिस करने के लिए देते हैं टेस्ट। टेस्ट देते समय लिख लिख करके बाकायदा है ना, पूरी तरीके से टेस्ट देना प्रॉपरली, ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। तो उन्हें टेस्ट दिया, टेस्ट के मार्क्स जो रिजल्ट आते हैं उसको हमेशा ही कर रहे होते हैं एनालिसिस। अब टेस्ट के रिजल्ट एनालिसिस करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ऐसा नहीं होगा कि प्री बोर्ड होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि मेरी क्या स्थिति है। जब मैं छोटे छोटे टेस्ट दे रहा हूं तो रोज मुझे पता है कि मेरी कल क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, कल क्या होने वाली है। यानी रेगुलर इंप्रूवमेंट हम खुद जज कर रहे होते हैं। ये कोई दूसरा मॉनिटर नहीं करेगा, कोई ऐप नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये सब कुछ मॉनिटर करके देगा। ये सेल्फ एनालिसिस है, ये स्वयं से करना होगा, खुद से होगा और ऑटोमेटिकली होता है। इसमें आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेगुलर हैबिट का पार्ट है। देखो भाई, कुछ करना वो आपके लिए है ना टाइम लैगिंग होती है, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए प्लान चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए। लेकिन जो हैबिट होती है उसके लिए आपको करना नहीं होता, है ना। जो हैबिट्स होती है वो करना नहीं होता। तो टॉपर्स भी एक हैबिट है, जिनको है वो हमेशा ही टॉपर्स की श्रेणी में आते, क्योंकि सोचते ही वैसा, होता ही उनके साथ वैसा। रीजन उसी तरीके के, बिल्कुल जैसा मैं कहता हूं, है ना, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कि भैया अगर हाथ कहीं गर्म चीज पे रखी तो ब्रेन को ये सिग्नल भेजेगा, फिर ब्रेन सोचेगा कि भाई यहां कुछ गर्म लग रहा है, फिर एक नया सिग्नल देगा कि भैया तुम एक काम करो, हाथ हटा लो। तो ये दूसरा वाला हाथ जाएगा, इस हाथ को उठा करके ऐसा हटाएगा। ऐसा नहीं होगा, हाथ जैसे ही जलेगा यही हाथ अपने आप हट जाएगा। ब्रेन तक होता प्रोसेस यही है, सिग्नल इसने भेजा, फिर वापस से इसको सिग्नल आया कि तुम हाथ वहां से हटा लो, सब हो रहा है। लेकिन इसमें टाइम लैग हो रहा है क्या? मैं ऐसा करूंगा पलके अपने आप बंद हो जाती है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा भाई? ये हैबिट है, ये आदत है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आज जो आपको सिखा रहा हूं ये हैबिट्स हैं, ये आपको हैबिट बनानी है, इसको अलग से नहीं करना, इसके लिए अलग से टाइम नहीं देना। ऑलराइट, तो मतलब आपको समझ में आ गया है कि भैया हमें छोटे छोटे टेस्ट कंडक्ट करके खुद के लिए खुद में इंप्रूवमेंट लानी है। एंड द लास्ट वन इज द प्रेजेंटेशन। मेन जो सबसे मोस्ट पार्ट है टॉपर्स की कहानी का, भाई ये सब कुछ करके तो हमने सजा लिया, ये सब कुछ करके हमने बना लिया, अब है उसको एक्सप्लेन करने की बारी, अब है उसको प्रेजेंट करने की बारी। तो आखिरी टर्म, फिफ्थ टर्म है आपके लिए, वो है प्रेजेंटेशन। एक शानदार वाला, एक बेहतरीन वाला प्रेजेंटेशन चाहिए। वो प्रेजेंटेशन, जैसे मैं अगर आपको सिंपली कहूं तो जो हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम है, सिर्फ उसके हिसाब से मैं बात करूं, आपको कितना आता है, क्या आता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरे जो 3 घंटे दिए थे एक क्वेश्चन पेपर के साथ, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया। मतलब ऐसा बोलूं कि वो 3 घंटे का प्रेजेंटेशन आपके साल भर की पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत का नतीजा होने वाला है। तो वो 3 घंटे में कैसा प्रेजेंटेशन हो, आप खुद से सोच के देखो। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको आपने पूरे साल भर प्रिपरेशन करी है और एक दिन 3 घंटे का प्रेजेंटेशन देना है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर स्कूल में आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, लाइक एनुअल फंक्शन के इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं सीखना शुरू करता हूं, लाइक एक प्ले होने वाला है, तो 3 से 4 दिन मेरे साथ में 5 दिन 6 दिन रिहर्सल्स होते। 6 दिन के रिहर्सल के बाद आपका आउटपुट इतना बेहतरीन होता है कि सब खड़े होकर के तालियां बजा रहे होते। तो मेरे साल भर के प्रिपरेशन के, साल भर के रिहर्सल का भी प्रेजेंटेशन तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो जहां भी सुने भैया वहां से तालियां बजाए। मतलब वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुखद होने वाला होगा। कब होगा? जब मैंने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। अब ये प्रेजेंटेशन होगा कैसे, सुधरेगा कैसे? तो भाई आप जब घर में बैठते हो ना, तो प्रॉपर गेस्चर में बैठो, बकायदा टेबल चेयर वाली गेस्चर में आप बैठो, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिख लिख करके याद करो, लिख लिख करके रिवाइज करो, तभी प्रेजेंटेशन सुधरेगा। नहीं तो पहला पेज कॉपी का बहुत सुंदर होता है, सेकंड पेज कम, और ऐसे ऐसे ग्रेजुअली ऐसे डिके होता चला जाता है। आखिरी पेज में तो रफ से भी गंदी राइटिंग लिख करके हम आते,
वो प्रेजेंटेशन सामने वाले को बताता है कि भैया इसने टाइम मैनेजमेंट नहीं था, इसने है ना बिल्कुल है ना आखिरी में धमा चौकड़ी मचा करके करा हुआ है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है भाई। 25 कॉपियां ही एक टीचर को चेक करनी होती है एक दिन में, तो आप सोच सकते हो कितना इत्मीनान से कितना समय रहता है जिसमें आपकी कॉपी चेक की जाती है, बहुत समय होता है, ठीक है। अब वहां पे ऐसी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं, इसलिए आपको यह बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर, बहुत ही ज्यादा बेहतर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, जब आप प्रेजेंटेशन की मैं बात कर ही रहा हूं तो एक छोटी सी बात और बता दो, पता है गलती होने की कॉपी में कहां पे गुंजाइश होती है? आपके हैंडराइटिंग अपने आप छोटे हो जाते हैं। टीचर का दिमाग है ना, टीचर भाई टीचर है, वो रोज डील करता है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है पेज में जहां पे हैंडराइटिंग छोटी होती है नजरें सबसे पहले उस कॉपी में वही जाती है कहां हैंडराइटिंग छोटी हुई है। इसके बाद वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, सेम वर्ड रिपीट करें, इज कॉल्ड, दैट इज, सो, इट्स मीन्स, है ना, हेंस, ये सब रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब समझ में आता है कि भैया कुछ ना कुछ अब झोल होने वाला है, तो टीचर वहीं से वो लाइन पढ़ना शुरू करता है, अब अगली लाइन में झोल मिल जाएगा, मतलब गड़बड़ी मिल जाएगी, नहीं तो काटना पीटना, तो काटोगे जब तो वो तो हाइलाइटर का काम करता है भाई, सीधे से कॉपी में दिख जाती है और सीधे वहां पे टीचर पहुंचता है और उसको गलती मिल जाती है, हो गई काम खत्म। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। अगर आप जो कुछ भी लिख रहे हो 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लिखो, हैंडराइटिंग छोटी नहीं होने देना, इसकी प्रैक्टिस लगती है, अदरवाइज ये अपने आप हो जाता है। जब आप गलत होते हो, सामने वाला कोई डांटता है तो नजरें अपने आप झुक जाती है, आपको नहीं झुकानी पड़ती, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन प्रैक्टिसेस है, ये होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब कभी भी आपके सामने जो भी लिख रहे हो 100% कॉन्फिडेंस से लिखो, पूरा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो, अंडरलाइन करना, क्वेश्चन नंबर फ्रेम करना, उसमें पॉइंट वाइज लिखना, टॉपिक्स को पॉइंट्स में ज्यादातर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, डायग्राम्स जहां जरूरी हो वहां बिल्कुल बनाना है, और डायग्राम लेबल्ड हो, नाम लिखना जरूरी है, उसके पार्ट्स लिखना जरूरी है। और क्वेश्चन, जैसे मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो इसमें जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आप या तो जो यूनिट में दिया उसमें सॉल्व करो या स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूं स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लिखते समय हमेशा यूनिट्स लिखें। डायग्राम भी अगर आप प्लॉट करते हैं तो उसमें नोटेशन जो बना रहे हैं उसको अलग से एक्सप्लेन करें। मतलब अल्टीमेटली आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही शानदार वाला होना चाहिए, तब हम भी बन सकते हैं टॉपर। तो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे गुड विशेस। आप अपने एग्जाम में आई नो कि ये सारी चीजें अप्लाई करने वाले हैं और उसकी प्रिपरेशन पहले से कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।